सो गाइस, ये होने वाला है द रिटर्न ऑफ माउंट हॉसेट का एपिसोड नंबर 17। दोस्तों, जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं, इस मांगा के पिछले सारे एपिसोड हमारे पुराने चैनल यानी योद्धा मांगा पे अवेलेबल है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिया गया है। आप लोगों से उम्मीद है जितना प्यार आपने हमारे पुराने चैनल को दिया है, उतना ही प्यार और सपोर्ट हमारे ये न्यू चैनल को भी दे। प्लीज जितना हो सके उतना इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर में इस चैनल को शेयर करें। एंड हाँ, एक चीज में मैं आप सभी का एडवाइस चाहता हूँ। दोस्तों, कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया है कि हमारे वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों को क्या लगता है, बैकग्राउंड म्यूजिक हो या ना हो? प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो दोस्तों, आप लोगों का ज्यादा टाइम न लेकर हम हमारे स्टोरी की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सेक लीडर के सामने एल्डर सीमा और बाकी सब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। एल्डर सीमा सेक लीडर को देखकर सोचता है, ये पिछले साल से तो बहुत ज्यादा रिलैक्स दिख रहे हैं। क्या इनके पास पैसा आ गया है, इसी वजह से इतने रिलैक्स है? चाहे कुछ भी हो, ये लोग साउथर्न सेट को सरपास नहीं करने वाले। इन लोगों का ये रिलैक्सनेस मुझे परेशान कर रहा है। इसी कारण एल्डर सीमा गुस्सा दिखाते हुए टेबल पे अपने चाय का कप मारता है। एल्डर सीमा को ऐसा करते देख सेक लीडर उससे कहते हैं, मुझे लगता है आपको ये चाय पसंद नहीं आया। तो एल्डर सीमा कहता है, इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मुझे प्लम ब्लॉसम के पत्ते पसंद नहीं है। और वो चाय के बारे में बताते हुए माउंट हॉसेट की बेइज्जती करता है। ये सुनकर यूनचांग सोचता है, ये अभी ऐसा क्यों बोल रहा है, इसे अब हमारे चाय से भी परेशानी है। फिर एल्डर सीमा बोलता है, छोड़ो चाय के बारे में, अब हम सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं। सेक लीडर, हम साउथर्न एक्सेक्ट वाले ने सोचा है ये हमारा लास्ट कॉन्फ्रेंस रहेगा, अब से हम इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये सुनकर सेक लीडर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो एल्डर सीमा से पूछते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ इसका क्या रीजन है? तो एल्डर सीमा बोलता है, रीजन सिंपल है, ये मीनिंगलेस फ्रेंडली फाइटिंग माउंट हुआ और हमारे सेट के बीच में होने से हमारा कोई डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। हमारे सेट और आपके बीच में बहुत ज्यादा ही डिफरेंस हो चुका है। ये सुनकर यूनयांग गुस्सा हो जाता है और वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी यूनचांग उसे शांत करवा देता है। फिर यूनचांग सेक लीडर की तरफ देखता है, वो सेक लीडर की वजह से शांत बैठा रहता है। उसके बाद सेक लीडर बोलते हैं, माउंट हुआ एंड साउथर्न एज कॉन्फ्रेंस बस एक फ्रेंडली फाइटिंग करने का इवेंट नहीं है, इसे हमारे और आपके सेट के बीच में अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। कि तभी एल्डर सीमा बोलता है, ये इवेंट सिर्फ शो के लिए है, आपको तो पता ही है हमारे और आपके सेट के बीच में कभी भी कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। सही से कहूँ तो हम एक दूसरे के एनिमी हैं, इसका एविडेंस आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पर सब मुझे मारना चाह रहे हैं, जबकि मैंने अभी तक कुछ गलत बोला भी नहीं है। दोस्तों, ये तभी से सिर्फ गलत ही बोल रहा है, इसे तो यहाँ पे मार लगनी ही चाहिए। आगे एल्डर सीमा कहता है, हमारे और आपके सेट के बीच में एक ब्रोकन कप की तरह रिलेशनशिप है, इसे अच्छा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना होगा, और अगर हमने मेहनत करके इसे जोड़ भी दिया फिर भी इस पे क्रैक दिखेगा ही। ये सुनकर सेक लीडर सोचते हैं, अब से ये लोग इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है ये हमें ऑफिशियली कह रहे हैं कि ये हमें इस बार अच्छे से धूल चटा देंगे। इससे ज्यादा ह्यूमिलेशन की बात क्या ही हो सकती है। फिर ओनम एल्डर सीमा पे चिल्लाते हुए कहता है, आपको नहीं लग रहा है कि ये आप ज्यादा ही जल्दी बता रहे हो? आपको ये तो पहले ही बता देना चाहिए था ना। तो एल्डर सीमा बोलता है, हमें ये पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हें लगता है अभी का जो माउंट हुआ सेक्ट है वो हमारा ओपोनेंट बनने के काबिल है? और वो हंसते हुए कहता है, हमने तुम लोगों के लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया है, हम तुम्हें पहले से ही अच्छे से ट्रीट करते आ रहे हैं। फिर ओनम चिल्लाते हुए कहता है, क्या बोला आपने? बहुत कुछ कर दिया है हमारे लिए, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? तो एल्डर सीमा बोलता है, मैंने क्या ज्यादा बोला, हम पास्ट के हर चीज को भुलाकर माउंट हॉसेट की मदद करते रहे हैं। ऊपर से ये कॉन्फ्रेंस हमेशा माउंट हॉसेट में ही होता है और हमने इसके बारे में कभी कंप्लेन भी नहीं किया, और साथ में हम हर बार आपके लिए कुछ ट्रेजर लेके आते हैं और आप कह रहे हो हम लोगों ने आप लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं। ये सुनकर ओनम सोचता है, इस कॉन्फ्रेंस का माउंट हॉसेट में होने का रीजन ये नहीं है जो ये लोग बोल रहे हैं, रीजन ये है कि ये खुद से यहाँ पे आकर हमें ह्यूमिलेट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हम कितना खत्म होने के कगार पे है। और वो जो हमें सपोर्ट करने के लिए ट्रेजर दे रहे थे, वो बस देखना चाहते थे हम कितने लाचार हैं जो उनका ट्रेजर हमें एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। और मुझे पता है सेक लीडर भी सोच रहे होंगे ये बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहा है, लेकिन इससे ज्यादा हमें इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि हम
सुनने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। उसके बाद एल्डर सीमा बोलता है, सेक्ट लीडर, अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है समझने के लिए तो मैं इसे और भी आसान कर देता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस के बाद आप खुद बोलेंगे, अब से हमें इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना है। और वो अपने सीट से उठते हुए कहता है, अगर आपको अपने डिसाइपल की चिंता है तो मेरे बातों पे ध्यान देना। और वो रूम के बाहर जाने लगता है कि तभी पीछे से सेक्ट लीडर उससे पूछते हैं, क्या साउथर्न सेक्ट वालों ने दूसरे सेक्ट वालों से रिलेशनशिप खत्म कर लिया है? तो एल्डर सीमा बोलता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं नहीं डिसाइड करता हूँ। और फिर वो रूम के बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद यून यांग गुस्से से टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमें नीचा दिखाने का? फिर उनगम कहता है, वो लोग हर बार के कॉन्फ्रेंस में बेकार की हरकत करते हैं, लेकिन इस बार उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही कर दिया। उसके बाद पूनम कहता है, एक छोटे से एल्डर का सेक्ट लीडर के सामने ऐसा एक्ट करने का हिम्मत कैसे हुआ? क्या हमें साउथर्न सेक्ट वालों से इसके बारे में सीधा सीधा बात करना चाहिए? फिर सेक्ट लीडर कहते हैं, छोड़ो इसे, अभी हम कुछ कह भी नहीं सकते। अभी हमें कैसे भी करके इन सारी चीज़ों का ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करना ही होगा। मुझे ह्यूमिलेशन से ज़्यादा अपने डिसाइपल की चिंता है। जिस हिसाब से उसने हमारे मुंह पे इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया है, तो मुझे लगता है इस बार का कॉन्फ्रेंस बहुत ही डेंजरस होने वाला है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं ह्यूमिलेट हो जाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि ये इनोसेंट बच्चे सफ़र करें। ये सुनकर पूनम सोचता है, हाँ, इस बार का कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होने वाला है। फिर भी हम इस कॉन्फ्रेंस को होने से रोक नहीं सकते। अगर हमने डर के कारण से इस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया तो ये ह्यूमिलिएशन हमारे बच्चों का पूरी लाइफ तक पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर वहाँ कुछ देर तक सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद उनगम बोलता है, वो यहाँ पर कुछ और भी कहना चाहता था। वो इस इवेंट से हमारे और उसके बीच के गैप को दिखाना चाहता है। ऐसा करके वो हमारे रेपुटेशन को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। तो सेक्ट लीडर कहते हैं, हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। फिर उनगम कहता है, हमें कोई स्पेशल प्लान चाहिए भी नहीं, हमें बस उनसे इस फाइट में जीतना ही होगा। सेक्ट लीडर, हमें अपने डिसाइपल के हार्ड वर्क पे बिलीव करना ही चाहिए। वो लोग पक्का इस बार अच्छा न्यूज़ लाने वाले हैं। और ये बात उनगम पूरे कॉन्फिडेंस में बोलता है। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर सेक्ट लीडर भी शॉक हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सारे साउथर्न सेट के बच्चे हंसते और एंजॉय करते हुए खाना खा रहे होते हैं। फिर जिंग गिमरियोंग कहता है, ये लोग इतना अच्छा खाना प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ये सोचकर ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जिंग गिमरियोंग को ऐसा चिढ़ा हुआ देख जॉन शिहान बोलता है, भाई, माउंट हुआ सेट पहले से बहुत अच्छे कंडीशन में आ गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कितनी अच्छी कंडीशन में है। इंपॉर्टेंट ये है कि उनका मार्शल आर्ट हमारे मार्शल आर्ट के कंपेयर में कुछ भी नहीं है। अगर वो सब चीज़ों में अच्छे हो भी गए तो इसका क्या फ़ायदा जब उनका मार्शल आर्ट ही अच्छा ना हो। जिंग गिमरियोंग अभी भी गुस्से में होता है और वो कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो। और वो अपने चॉपस्टिक को तोड़ते हुए कहता है, लेकिन मैं एक परफेक्ट विक्ट्री चाहता हूँ। और वो अपने सीट से खड़े होते हुए बोलता है, चाहे वो फेम रहे, वेल्थ रहे या फिर मार्शल आर्ट हो, मैं उनको हर चीज़ में पीछे छोड़ना चाहता हूँ। मुझे तो उनसे कंपेयर होना भी पसंद नहीं है। फिर वो साउथर्न सेट के सारे बच्चों को कहता है, क्या तुम लोग भूल गए हो हमने क्या ठाना था? और वो चिल्लाते हुए कहता है, हमारा ही जनरेशन साउथर्न सेट को दुनिया का सबसे बेस्ट सेक्ट बनाएगा, लेकिन तुम लोग इतना रिलैक्स्ड हो जैसे कि तुम लोग किसी ट्रिप पे आए हो। ये देखकर ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, भूलो मत हम यहाँ पे क्यों आए हैं। अगर तुम लोगों में से कोई भी उनसे हारा तो एल्डर के लेसन सिखाने से पहले मैं ही तुम्हें अपना लेसन सिखाऊंगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा कर रख लो। दोस्तों, ऐसा लग रहा है जिंग गिमरियोंग यहाँ पे एमसी की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्लियरली नहीं बताया गया है कि जिंग गिमरियोंग अपने जूनियर पे चिल्ला रहा है या अपने क्लास के बच्चों पे चिल्ला रहा है। हो सकता है इसने भी एमसी की तरह अपने सेट के बच्चों को डरा के रखा होगा। वापस से हम वीडियो पे आते हैं। जिंग गिमरियोंग ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी पीछे से एल्डर सीमा क्लैपिंग करते हुए आते हैं और बोलते हैं, ऐसा लग रहा है जो मैं यहाँ बोलने आया था वो जिंग गिमरियोंग ने पहले ही बोल दिया है। फिर सारे बच्चे एल्डर सीमा को ग्रीट करते हैं। उसके बाद जिंग गिमरियोंग कहता है, मुझे अगर पता होता आप यहाँ पे आ रहे हो तो मैं ऐसा नहीं बोलता। तो एल्डर सीमा हंसते हुए बोलता है, अरे कोई नहीं, ये बहुत अच्छा स्पीच था। ऐसा ही माइंडसेट होना चाहिए साउथर्न सेट के डिसाइपल का। जैसा तुम बोल रहे थे बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम इस बार जीतना ही नहीं है, हमें तो उन्हें इस तरह से हराना है कि वो हमारा नाम लेने से भी डरे। फिर जिंग गिमरियोंग कहता है, क्या आप ये कहना चाहते हो कि हम वो तरीका अपनाएं?
तो एल्डर सीमा बोलता है, जब मार्शल आर्ट कंपटीशन की बात हो रही हो तो सबसे बेसिक रूल ये है कि एक दूसरे को हर्ट नहीं करना होता है, लेकिन उन लोगों का स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए उन लोगों के साथ कुछ ऐसा ही करना होगा। हम उन्हें ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर जिंग गिम्ब्रियोंग डेविल सा स्माइल देता है और हंसते हुए बोलता है, हो सकता है उन लोगों से फाइट करते हुए हम लोग भी हर्ट हो सकते हैं। तो एल्डर सीमा हंसते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे क्योंकि ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर हमारे लोग इसमें थोड़े भी इंजर्ड हुए तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए तुम लोग ध्यान रखना, फाइट के दौरान तुम में से कोई भी इंजर्ड ना हो। इसके लिए अगर तुम्हें उन लोगों का हाथ पैर भी तोड़ना पड़े तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर जिंग गिम्ब्रियोंग हंसते हुए कहता है, मैं सब चीज अच्छे से मैनेज कर लूंगा जिससे ये इवेंट अच्छे से एंड हो। फिर एल्डर सीमा बोलता है, ठीक है तो मैं ये सब तुम पर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं एक और चीज चाहता हूँ कि तुम करो, वो लड़का उसके बारे में भी कुछ करना। तो जिंग गिम्ब्रियोंग कहता है, क्या आप चांगमांग के बारे में बोल रहे हो? फिर एल्डर सीमा कहता है, हाँ मैं उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। वो बच्चा जो कि अब तक 20 साल का भी नहीं हुआ है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे आर्ग्यू करने की? इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम उसे अच्छे से सबक सिखाना। तो जिंग गिम्ब्रियोंग कहता है, ठीक है एल्डर, मैं उसका भी कुछ करूंगा। और वो पीछे मुड़कर एक बंदे को बुलाता है। फिर वो बच्चा दौड़ कर आता है और एल्डर सीमा को ग्रीट करता है। इसका नाम शियोन वू रेंग है। ये थर्ड क्लास डिसाइपल है साउथर्न एसेट का। फिर जिंग गिम्ब्रियोंग एल्डर सीमा से कहता है, ये सबसे टैलेंटेड बच्चा है थर्ड क्लास डिसाइपल में। ये हमारा बेस्ट कार्ड होगा चांगमांग को लेसन सिखाने के लिए। कल के इवेंट के दौरान मैं हर चीज को वैसा बना दूंगा जैसा आप चाहते हो। फिर एल्डर सीमा बोलता है, हाँ मैं तुम लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ। उसके बाद एल्डर सीमा सोचता है, ये साउथर्न एज एंड माउंट हुआ कॉन्फ्रेंस एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा हमारे गोल्डन एज को स्टार्ट होने में। अगले सीन में हम देखते हैं युनजोंग हॉल से निकल के ग्राउंड की तरफ जाता है। ग्राउंड में पहले से ही गुल खड़ा हुआ रहता है। फिर युनजोंग गुल से पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो गुल कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर युनजोंग गुल के पास जाके एमसी के बारे में पूछता है। तो गुल कहता है, वो अभी सो रहा है। फिर युनजोंग कहता है, अरे यार क्या वो स्टील का बना हुआ है? वो इतने टेंशन में भी कैसे आराम से सो सकता है? उसके रूम से खराटे का भी आवाज आ रहा था। वो इतना पागल है, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कल माउंट हुआ एंड साउथर्न कॉन्फ्रेंस है और वो आराम से सो रहा है। कि तभी पीछे से एमसी आते हुए कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं कोल्ड हार्टेड या स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला हूँ। यहाँ पे तुम लोग वीक माइंडसेट के हो। तुम लोग अभी तक सोए क्यों नहीं? तो गुल कहता है, क्योंकि हम लोग बहुत नर्वस है। फिर एमसी कहता है, क्या बोला? नर्वस? उसके बाद गुल सोचता है, अब ये बास्टर्ड वापस से स्पीच देगा। फिर गुल एमसी को कहता है, मुझे पता है तुम यही कहोगे अगर मैं हारा तो तुम मुझे मार दोगे। कि तभी एमसी कहता है, नर्वसनेस तब फील होता है जब किसी ने बहुत कम प्रिपरेशन किया हो। ये सुन के युनजोंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, हमें बस डर लग रहा है कल हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। तो एमसी कहता है, अगर मैं तुम लोगों को 10 दिन और भी दे दूं तो क्या तुम लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे? फिर युनजोंग सोचता है, इसका मतलब हमें फिर से 10 दिन के लिए वो हार्ड ट्रेनिंग करना होगा। ये सोचकर ही मेरा शरीर कांप रहा है। फिर एमसी कहता है, तुम लोग जो अभी फील कर रहे हो वो नर्वसनेस नहीं है। ऐसा तुम लोग इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि तुम लोग खुद में बिलीव नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम लोग वीक हो तो तुम लोग मान लो कि तुम लोग वीक हो। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम लोग वीक हो या स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग ने अपना बेस्ट दिया था प्रैक्टिस करने के टाइम पे कि नहीं। और एमसी सीरियस होके युनजोंग से पूछता है, क्या तुमने बेस्ट दिया था? फिर युनजोंग भी सीरियस होके कहता है, हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया था। फिर एमसी वहां से जाते हुए बोलता है, बस हो गया ना, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुम लोगों के हार्डवर्क पे पूरा भरोसा करता हूँ। इसीलिए तुम लोग इस यूजलेस चीजों पे ध्यान मत दो और आराम से जाके सो जाओ। फिर युनजोंग एमसी से कहता है, तुम अभी कहाँ जा रहे हो? कल माउंट हुआ एंड साउथर्न एज कॉन्फ्रेंस है, तुम्हें भी सोना चाहिए ना। तो एमसी जाते हुए कहता है, मुझे इस इवेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इवेंट से 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा ट्रेनिंग करना है। उसके बाद एमसी वहां से माउंटेन की ओर चला जाता है। एमसी के जाने के बाद गुल हैरान होते हुए युनजोंग से कहता है, ये सच में आज भी ट्रेनिंग करने जा रहा है? तो युनजोंग कहता है, हम तभी बेकार में ही चिंता कर रहे थे। अब मुझे लग रहा है ये कितना बेवकूफ था जो इस इवेंट के बारे में इतना ज्यादा सोच रहा था। और वो रिलैक्स होके कहता है, चांगमांग सही कह रहा था, हमने सच में बहुत हार्डवर्क किया है।
इसलिए हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हमें आराम से सो जाना चाहिए। चलो अब सोने चलते हैं। फिर गुलबी कहता है ठीक है चलते हैं। उसके बाद यूनजोंग गेट की तरफ देखकर सोचता है सच में चांगमांग बहुत अजीब है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मैं उसकी बातों को सुन के इतना रिलैक्स फील कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कॉन्फ्रेंस का क्या आउटकम आएगा, लेकिन जब तक वो हमारे साथ रहेगा थर्ड क्लास डिसाइपल और भी स्ट्रांग होते रहेंगे। उसके बाद वो भी सोने चला जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं एमसी जंगल में झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ होता है और वो कहता है मुझे नहीं लगता आज यहाँ पे कोई होगा। यू आइजोल यहाँ पे मत आ जाना, नहीं तो आज मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। फिर वो सोचता है नहीं नहीं, वो मेरी सीनियर है, मैं अपने सीनियर को पीट नहीं सकता। कि तभी उसे किसी का प्रेजेंस फील होता है और वो कहता है देखा देखा, मुझे लग ही रहा था ऐसा ही होगा, तुमने मुझे फिर से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस बार का एनर्जी अलग रहता है। एमसी सोचता है नहीं ये वो नहीं है, यहाँ पे दो लोग हैं, इतनी रात में दो लोग इस माउंटेन पे मिलने आए हैं। कुछ नई स्कीम चल रही है, ये कमीने लोग प्लान क्या बना रहे हैं। और वो वहां से दौड़ते हुए जंप करके पेड़ पे बैठ जाता है। फिर वो बेकचुन को देखता है। उसको देखकर एमसी सोचता है वो इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहा है और दूसरा बंदा कौन है। दूसरा बंदा जिंग गिमरियोंग रहता है। जिंग गिमरियोंग और बेकचुन को एक साथ देखकर एमसी सोचता है ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसके बाद जिंग गिमरियोंग बेकचुन से कहता है कैसे हो मेरे भाई। दोस्तों हमें शक था कि बेकचुन और जिंग गिमरियोंग का कोई रिश्ता है और देखो ना ये दोनों एक दूसरे के भाई निकले। जिंग गिमरियोंग वही बंदा है जिसके बारे में बेकचुन ने एपिसोड 15 में मेंशन किया था। फिर बेकचुन जिंग गिमरियोंग को कहता है तुम बहुत रिलैक्स दिख रहे हो जबकि कल कॉन्फ्रेंस है। तो जिंग गिमरियोंग कहता है मुझे तो इस कॉन्फ्रेंस के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, या फिर तुम चाहते हो कि मैं चिंता करूं। डोंगरियोंग। बेकचुन का ये नाम सुन के एमसी को हंसी आ जाती है। एमसी कैसे करके भी अपने हंसी को कंट्रोल कर रहा होता है। बेकचुन को हंसने का थोड़ा सा साउंड आ जाता है। फिर वो पीछे मुड़ के पेड़ों की तरफ देखता है। तब तक एमसी पेड़ों के पीछे छुप गया रहता है। क्योंकि साउंड बहुत कम था तो वो इस बात पे इतना ध्यान नहीं देता और वो अपनी बात को फिर से कंटिन्यू करता है। उसके बाद बेकचुन जिंग गिमरियोंग से कहता है मुझे उस नाम से मत बुलाओ, मेरा नाम बेकचुन है। तो जिंग गिमरियोंग कहता है तुम्हें हमारे पेरेंट्स से दिया गया नाम को ऐसे खत्म नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम अभी भी जिंग डोंगरियोंग हो। बेकचुन का ये नाम सुनकर एमसी को और भी हंसी आने लगती है और वो अपने मुंह पे हाथ रख के अपने हंसी को कैसे भी कंट्रोल कर रहा होता है। दोस्तों गिमरियोंग का मतलब होता है गोल्डन ड्रैगन और डोंगरियोंग का मतलब होता है कॉपर ड्रैगन। इसी वजह से एमसी को बहुत हंसी आ रही होती है। फिर एमसी सोचता है एक का नाम जिंग गिमरियोंग है और दूसरे का नाम जिंग डोंगरियोंग है। मैं सच में इन लोगों के फादर से मिलना चाहता हूँ, उन्होंने क्या सोचकर इन लोगों का नाम ऐसा रखा है। फिर बेकचुन चिढ़ते हुए कहता है मैंने कहा ना अब से मेरा नाम बेकचुन है। तो जिंग गिमरियोंग कहता है ठीक है मैं समझ गया तुम्हारा नाम बेकचुन है, लेकिन ऐसा लग रहा है तुम माउंट वासेक में बहुत अच्छे से रह रहे हो। तो बेकचुन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। फिर जिंग गिमरियोंग कहता है यही बस कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं सोच रहा था मेरा निकम्मा छोटा भाई जो कि मुझे डिफीट करने के लिए घर से भाग के माउंट वासेक में एंटर किया, वो अभी किस तरह से रह रहा है। तो बेकचुन कहता है क्या तुम 2 साल पहले मुझसे नहीं मिले। फिर जिंग गिमरियोंग कहता है तुम्हारे जैसे लूजर को पीटने में मुझे कोई बोरिंग फील नहीं होता, चाहे मैं तुम्हें कितनी बार भी पीट लूं। ये सुन के बेकचुन सोचता है ये दिखाता है कि ये बहुत जेंटल और अच्छा है, लेकिन इसने अपने आप को झूठी हंसी के पीछे छुपा के रखा है। इसका स्माइल पूरी तरह से फेक है। ये ऐसा बंदा है जो कि कमजोरों पे क्रूअल रहता है। मुझे सब पता है ये अभी क्या सोच रहा है, क्योंकि मैं इसी तरह से ट्रीट किया जाता था। उसके बाद जिंग गिमरियोंग कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम भीख भी मांगोगे कि मुझे साउथर्न एस्टेट में एक्सेप्ट कर लो तो क्या मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। ये सुन के बेकचुन गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए जिंग गिमरियोंग से कहता है तुम ये नॉनसेंस वाली बातें मत करो। मैं माउंट वासेट का सबसे सीनियर सेकंड क्लास डिसाइपल हूँ। मेरा गोल है माउंट वासेट को हेल्प करके साउथर्न एस्टेट से सरपास करवाना, इसलिए दोबारा मेरे सामने ऐसी बातें करने की हिम्मत मत करना। और अगर मैंने तुमसे भीख भी मांगा साउथर्न एस्टेट में एंटर करने के लिए तो मुझे पता है तुम मुझ पे हंसोगे और ऐसा दिखाओगे कि यहाँ पे कुछ हुआ भी नहीं। तुम इस तरह के पर्सन हो, मुझे अच्छे से मालूम है। तो जिंग गिमरियोंग कहता है भाई होना बहुत बड़ी बात है, जबकि हम अलग अलग रह रहे हैं, फिर भी
तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। और वो अपने असली सेल्फ में आते हुए बोलता है लेकिन तुमने गलत चॉइस चूज किया था। अगर तुम मुझे हराना चाहते थे तो तुम्हें साउथर्न सेक्ट में एंटर करना चाहिए था। इससे थोड़ा चांस भी रहता कि तुम अपने गोल को अचीव कर पाते, लेकिन तुमने माउंट हुआ सेट को चूज किया। ये सब बातें एमसी भी सुन रहा होता है। तुमने क्या सोचा जो मुझे हराने के लिए उस सेक्ट में ज्वाइन हुए जो कि खत्म होने के कगार पे है। और वो साइको की तरह हंसते हुए कहता है, तुम पे तो कुत्ते भी हंसेंगे। ये सुन के बेकचून कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैंने माउंट वासेट को तुमसे बदला लेने के लिए ही ज्वाइन किया था। मैंने सोचा था मैं तुम्हें हरा दूंगा माउंट वासेट को ज्वाइन करके, जिससे तुम सबसे ज्यादा हेट करते हो। तो जिंगिम्रियन बोलता है, चाहे तुमने मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा किया, लेकिन ये पूरी तरह से फुलिश आइडिया है। चलो कोई ना, ये तुम पे सूट भी करता है। फिर बेकचून कहता है, पहले तो मैं बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन मैं आपसे सच में माउंट वासेट को बहुत पसंद करता हूँ। तो जिंगिम्रियन कहता है, हाँ, तुम्हें तो मोस्ट सीनियर सेकंड क्लास डिसाइपल कहलाने में बहुत मजा आ रहा होगा। ये सारी बातें एमसी भी सुन रहा होता है और वो सीन याद करता है जब एमसी को स्ट्रांग बनने के लिए बेकचून रिक्वेस्ट कर रहा था। फिर एमसी सोचता है, अब समझ में आया पूरी स्टोरी क्या है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है उसे मजा आ रहा था सेकंड क्लास डिसाइपल बनने में उस सेक्ट का जो कि खत्म होने के कगार पे था। मुझे भी अब इस पे प्राउड फील होने लगा है। फिर जिंगिम्रियोंग हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो बेकचून कहता है, माउंट वासेट को कम मत समझो, ये तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि हैप्पीनेस इन चीजों में नहीं है कि तुम अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ और लग्जूरियस लाइफ जियो। मुझे इतना पता है कि इस जगह को मेरी जरूरत है और मैं इसी से बहुत खुश हूँ। इसीलिए मेरा ये गोल है कि इस सेट को ऐसा बनाओ जो कि किसी भी सेट से कम ना हो। और वो चिल्लाते हुए कहता है, माउंट वासेट की ऐसी जगह है जिसने मुझे इतना ज्यादा प्यार और लगाव दिया है। लगाव सुन के जिंगिम्रियोंग मुंह बनाते हुए कहता है, तुम्हें इस तरह से नॉनसेंस बातें करते हुए देख मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने अभी तक रियलिटी नहीं देखा है। अब लगता है मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे इस बेकार के चॉइस के कारण से तुम पूरी तरह से खत्म हो चुके हो। तुम पूरी जिंदगी एक ह्यूमिलेटेड थर्ड रेट वॉरियर की तरह जियोगे और तुम बस मुझे ही देखते रहना कि मैं कैसे साउथर्न स्टेट का लीडर बनूंगा। तो बेकचून गुस्सा होते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहा हूँ। कि तभी जिंगिम्रियोंग कहता है, ऐसी बकवास लाइफ जो कि थोड़ा मजेदार भी देखने में है, मैं तुमसे ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। तुम कल सब कुछ खुद ही देख लो कि तुमने किस तरह से वर्थलेस और फुलिश लाइफ चुना है। और वो हंसते हुए कहता है, एक गिरा हुआ सेक्ट और एक बेवकूफ बंदा, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या ही हो सकता है। कि तभी बेकचून गुस्सा होते हुए कहता है, दोबारा हिम्मत मत करना माउंट वासेट को इंसल्ट करने की, नहीं तो मैं तुम्हारे मुंह को यहीं पे फाड़ दूंगा। ये सुन के जिंगिम्रियोंग अपने आसपास क्यूआई गैदर करने लगता है और बेकचून से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा कर सकते हो? तुम इसके काबिल भी नहीं हो। कल के बाद से ना ही तुम और ना ही माउंट वासेट अपना चेहरा किसी को भी सांझी में दिखा पाएगा। और फिर वो अपने बॉडी से क्यूआई हटा लेता है और वहां से जाते हुए बेकचून को कहता है, मैं ऐसा ही करने वाला हूं, बस तुम देखते रहना। फिर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद बेकचून सोचता है, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सेकंड क्लास डिसाइपल हूं माउंट वासेट का। एक दिन मैं सेक्ट लीडर भी बन सकता हूं। मुझे इसका ग्लोरी भी वापस लाना है, तो मुझे इससे सबक सीखना ही पड़ेगा। कि तभी पेड़ पे से एमसी कहता है, मुझे तुम पे बहुत प्राउड फील हो रहा है। फिर बेकचून पीछे मुड़ते हुए देखता है पेड़ पे और वो एमसी को कहता है, तुम वहां पे क्या कर रहे हो? फिर एमसी पेड़ से नीचे जंप मारता है। बेकचून कह रहा होता है, मैंने तो तुम्हारा प्रेजेंस भी नहीं फील किया। उसके बाद एमसी हंसते हुए बेकचून का पुराना नाम बोलता है जो जिंगिम्रियोंग ने कहा था तभी। फिर बेकचून कहता है, इसका मतलब तुमने सब कुछ सुन लिया? तो एमसी हंसते हुए कहता है, हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं ये सुन के तुमसे बहुत इम्प्रेस हुआ कि तुम माउंट वासेट के बारे में इतना अच्छा सोचते हो। तो बेकचून कहता है, प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना, हो सकता है कुछ लोग इसके बारे में गलत सोचे। तो एमसी कहता है, अरे तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कभी किसी का सीक्रेट सुन के उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताता। तो बेकचून कहता है, इसका मतलब है तुम पक्का बताने वाले हो। फिर एमसी कहता है, छोड़ो ये सब, तुम जिंगिम्रियोंग के छोटे भाई हो ना? तो बेकचून कहता है, हाँ, हम दोनों भाई हैं, लेकिन हम इतने क्लोज नहीं हैं। पहले तो हमारी माँ अलग है और जब मैं छोटा था
कि तभी एमसी उसे रोक देता है और कहता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी ये बकवास कहानी सुनने की। मुझे पहले से ही पता है कि तुम क्या बोलने वाले हो। तुम यही कहोगे ना, तुम अपने परिवार के सबसे छोटे बेटे थे, तुम्हें वो लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे और तुम्हारे टैलेंटेड ब्रदर के कारण से तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया जाता था, जिससे तुम अपने घर से भाग के माउंट हॉसेट में आ गए। सही कहा ना मैंने? तो बेकचुन मुंह बनाते हुए कहता है, दूसरे के लाइफ को इतनी आसानी से समराइज मत किया करो। मेरा लाइफ ऐसा नहीं है कि कोई इसे इतनी आसानी से समराइज करे। कि तभी एमसी उसे कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया। ये सुन के बेकचुन शॉक हो जाता है। फिर एमसी बेकचुन को कहता है, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है जो तुम माउंट हॉसेट में आए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी क्या स्टोरी है। अगर तुम यहाँ पे खुद से आए हो तो तुम माउंट हॉसेट के डिसाइपल हुए और मैं ये प्रूफ करके रहूंगा कि तुम्हारा डिसीजन गलत नहीं था। ये सुन के बेकचुन सोचता है, ऐसी बातें कोई छोटा बच्चा नहीं बोलता है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है इसकी बातों को सुन के। फिर वो एमसी से बोलता है, तुम ऐसा कब प्रूफ करने वाले हो? तो एमसी कहता है, कल जब मैं उन साउथर्न एस्टेट वालों को फेस करूंगा तभी। तो सीनियर ब्रदर, चलो उनको तहस नहस करते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं, सेक्ट लीडर सारे बच्चों के सामने खड़े रहते हैं। यहाँ पे सेकंड क्लास और थर्ड क्लास डिसाइपल दोनों एक साथ खड़े रहते हैं। फिर सेक्ट लीडर बोलते हैं, तुम सब नर्वस दिख रहे हो, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। तुम्हें हारने और जीतने का कोई टेंशन नहीं लेना है। बस तुम इस कॉन्फ्रेंस से जो सीखोगे उसे यूज करके खुद को ग्रो करना है। चाहे कुछ भी रिजल्ट आए, तुम हमेशा इस सेट के प्राउड डिसाइपल रहोगे। बस इसे याद रखना। ये स्पीच सुन के एमसी सोचता है, क्या बकवास स्पीच था। ना ही इससे इनका मोरल राइज हुआ और ना ही इससे इन लोगों को कोई रीजन मिला इस कॉन्फ्रेंस को जीतने का। लेकिन ये स्पीच सुन के इनका दिल थोड़ा सा हल्का हुआ होगा। फिर सेक्ट लीडर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तुम लोगों को साइड से देखता रहूंगा। उसके बाद सब लोग ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे चेयर लगे हुए रहते हैं। एक साइड माउंट हॉसेट के स्टूडेंट बैठते हैं तो दूसरी साइड साउथर्न एस्टेट के स्टूडेंट और बगल में सारे लीडर और एल्डर लोग बैठते हैं। पूनम दरवाजे पे कुछ लोगों को एंटर करने से रोक रहा होता है। वो बोल रहा होता है, आप लोग अंदर नहीं आ सकते, आप लोग वापस चले जाए। लेकिन फिर भी वो लोग अंदर आ जाते हैं। पूनम समझ नहीं पाता यहाँ पे क्या चल रहा है और वो सेक्ट लीडर को कहता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस कॉन्फ्रेंस को देखने का डिमांड कर रहे हैं। ये सुनकर सेक्ट लीडर सोचते हैं, उन सारे लोगों ने बहुत ही लग्जूरियस कपड़े पहने हैं। ऊपर से उनमें से तो कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ। ये सारे के सारे टॉप मर्चेंट एसोसिएशन लीडर हैं। लेकिन ये लोग इस कॉन्फ्रेंस को देखना क्यों चाहते हैं? और वो एल्डर सीमा की तरफ देखकर सोचते हैं, इसका ही कोई प्लान होगा। पूनम अभी भी कुछ लोगों को रोक रहा होता है। सेक्ट लीडर बोलते हैं, हम कैसे इन लोगों को ऐसा करने दे जबकि हमें पता है इनके पीछे किसका हाथ है। कि तभी एल्डर सीमा सेक्ट लीडर के पास आकर बोलता है, सेक्ट लीडर, आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। हम लोगों ने इन लोगों को नहीं बुलाया है। ये सुनकर सेक्ट लीडर कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं, अगर इसने इन लोगों को नहीं बुलाया है फिर किसने इन लोगों को बुलाया है? फिर सेक्ट लीडर पूनम को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं, मैटर क्या है, मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो पूनम कहता है, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो लोग अंदर आ गए। मुझे नहीं पता उन लोगों को यहाँ पे कौन लेके आया है। कि तभी पीछे से कोई कहता है, सेक्ट लीडर, मैंने इन्हें बुलाया है। सेक्ट लीडर उसे देखकर चौंक जाते हैं। वो और कोई नहीं, एल्डर होंग रहता है। एल्डर होंग कहते हैं, बहुत दिन हो गए मुझे आपसे मिले हुए सेक्ट लीडर। मैं सोच रहा था ये इवेंट ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होगा अगर ऑडियंस नहीं रहे यहाँ पे, इसीलिए मैंने इन लोगों को इनवाइट किया है यहाँ पे आने के लिए। फिर एल्डर सीमा कहता है, हाँ ये कोई गलत आइडिया भी नहीं। वैसे भी ये लास्ट साउथर्न एज एंड माउंट हॉल कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए इसे फेस्टिवल की तरह करना अच्छा ही रहेगा। उसके बाद सेक्ट लीडर यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं, वो भी कन्विंस हो जाते हैं क्योंकि ऐसा एल्डर होंग चाहते हैं। फिर एल्डर होंग एमसी की तरफ देखते हैं। फिर वो कुछ देर पहले का सीन याद करते हैं। हम देखते हैं कुछ देर पहले का सीन। एल्डर होंग का बेटा एल्डर होंग से कहता है, फादर, चैंगमंग ने एक लेटर भेजा है। और वो एल्डर होंग को लेटर दे देता है। उसके बाद एल्डर होंग सोचते हैं, वो मुझे कह रहा था कुछ फेमस लोगों को यहाँ पे ऑडियंस की तरह लाने के लिए। मैंने बस वैसा ही किया जो चैंगमंग ने कहा था। मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है। फिर सारे मर्चेंट लोग चेयर पे बैठ जाते हैं और उन लोगों के सामने बहुत सारा खाना रखा रहता है। उसके बाद पूनम ग्राउंड पे आता है और जोर से चिल्ला के कहता है, अब इस साल का माउंट हुआ एंड साउथर्न एज कॉन्फ्रेंस शुरू किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हमें एक झलक दिखाया जाता है इसका ओपोनेंट कौन हो सकता है। फिर पहले पार्टिसिपेंट को बुलाया जाता है
बेकचुन और जिंग गिमरियोंग पहले पार्टिसिपेट रहते हैं। माउंट हुआ सेट के सारे लोग बेकचुन को चीयर कर रहे होते हैं। एक बंदा जो कि मर्चेंट एसोसिएशन में से था वो बोलता है, मैं भी इसे अच्छे से देखना चाहता हूँ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि पहला फाइट दोनों सेट के बेस्ट डिसाइपल के बीच में हो रहा है। तो दूसरा बंदा कहता है, वो डिसाइपल जिसका नाम जिंग गिमरियोंग है, मैंने सुना है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। उसने साउथर्न सेट के लिए बहुत कुछ किया है और वो बहुत इम्प्रेसिव भी है। वो तो किसी स्टोरी के हीरो की तरह लगता है। फिर दूसरा बंदा कहता है, माउंट हुआ सेट का जो डिसाइपल है वो भी तो बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। वो सिर्फ अलग अलग कलर के कपड़े ही पहने हुए हैं, नहीं तो वो दोनों एक दूसरे की तरह ही दिखते हैं। तो पहला बंदा कहता है, हाँ आपने सही कहा, मुझे भी अब फाइट में इंटरेस्ट आ रहा है। फिर तीसरा बंदा कहता है, लेकिन क्या ये माउंट हुआ सेट का डिसाइपल जिंग गिमरियोंग के मैच का होगा? उसके बाद हम ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन देखते हैं। जिंग गिमरियोंग बेकचुन से कहता है, तुम यहाँ से भाग मत जाना जैसे घर से भाग गए थे। तो बेकचुन फाइटिंग के स्टांस में आके कहता है, मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ। अगर सही से कहूँ तो मैं तुमसे भागने वाला नहीं हूँ। फिर जिंग गिमरियोंग कहता है, सच में भाई तुम बहुत फेंकते हो। उन लोगों का फाइटिंग सेक्ट लीडर और बाकी सब बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। फिर बेकचुन अपने आसपास क्यूआई गैदर करता है और वो टाइगर की तरह स्टांस लेता है। हम देखते हैं उसके आसपास का क्यूआई भी टाइगर के फॉर्म में आ गया होता है। बेकचुन अभी क्राउजिंग टाइगर अजवेयर यांग स्वाट टेक्निक यूज कर रहा होता है। फिर बेकचुन कहता है, मैं सेकंड क्लास डिसाइपल हूँ माउंट हुआ सेट का, जो कि फ्यूचर में सेक्ट लीडर बनने वाला है। और वो जिंग गिमरियोंग पे अटैक करता है। फिर जिंग गिमरियोंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है। उसके बाद फिर से क्राउजिंग टाइगर अजवेयर यांग स्वाट टेक्निक यूज करता है और साथ में रेम्पेज डांस ऑफ टाइगर क्लॉज टेक्निक भी यूज करता है। सारे ऑडियंस एक्साइट हो जाते हैं। गुल इस अटैक को पहचान जाता है और यूनजोंग से कहता है, भाई ये क्राउचिंग टाइगर अजवेयर स्वाट टेक्निक है ना? इस टेक्निक में सीनियर बेकचुन एक क्राउचिंग टाइगर की तरह सरप्राइज अटैक करेंगे। इस टेक्निक की वजह से उनका स्पीड और उनका अटैक पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद गुल सोचता है, मैंने इस टेक्निक को पहले भी देखा है, लेकिन इतना इंटेंस कभी भी नहीं देखा। इससे तो ग्रेट जिंग गिमरियोंग भी पीछे हो रहे हैं। क्या ये रिजल्ट है सीनियर बेकचुन के आइसोलेटेड ट्रेनिंग का? फिर से बेकचुन जिंग गिमरियोंग पे अटैक करता है। सेक्ट लीडर भी उसके अटैक को देखकर शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं, ये इस लेवल पे कब पहुंच गया? एल्डर सीमा कोई रिएक्शन नहीं दे रहा होता है, बस वो फाइट को देख रहा होता है। फिर यूनजोंग एमसी को पकड़ के बोल रहा होता है, देखो सीनियर बेकचुन कैसे अपने अपोनेंट को कॉर्नर कर रहे हैं। कि तभी एमसी उसे साइड करते हुए बोलता है, हाँ हाँ मैंने सुन लिया, तुम क्या बोल रहे हो? फिर यूनजोंग एमसी से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है वो जीतेंगे कि नहीं? तो एमसी मुंह बनाते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं। उसे जीतने के लिए कम से कम उसका एक अटैक जिंग गिमरियोंग पे लगना चाहिए, लेकिन उसने अभी तक जिंग गिमरियोंग पे एक भी अटैक लैंड नहीं किया है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो जीतेगा? क्या तुम्हें उसका फेस देख के लग रहा है कि वो जीत पाएगा? हम देखते हैं बेकचुन कंटिन्यूस अटैक करते करते पूरा थक गया होता है, लेकिन जिंग गिमरियोंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो अभी भी बेकचुन के सामने अच्छे कंडीशन में खड़ा रहता है। फिर जिंग गिमरियोंग को इतने अच्छे कंडीशन में देखकर बेकचुन बोलता है, कैसे तुम इतने अच्छे कंडीशन में हो? फिर वो टॉर्नेडो जैसा अटैक जिंग गिमरियोंग पे करता है। फिर से जिंग गिमरियोंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर से बेकचुन उस पर अटैक करता है। वापस से जिंग गिमरियोंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है। उसके बाद बेकचुन सोचता है, क्या मैं उस पर एक भी अटैक लैंड नहीं कर पा रहा हूँ? बेकचुन फिर से जिंग गिमरियोंग पे अटैक करता है। वापस से जिंग गिमरियोंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर बेकचुन पीछे से अटैक करता है, लेकिन फिर से जिंग गिमरियोंग उसके अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लेता है बिना पीछे देखे। बेकचुन हाफ रहा होता है। जिंग गिमरियोंग बेकचुन की तरफ देखता है बिना कोई रिएक्शन के। फिर बेकचुन डिमोटिवेट होते हुए सोचता है, क्या मैं उस पर एक अटैक भी नहीं कर पा रहा हूँ? ये मुझसे बहुत ऊपर लेवल का है। ऐसा लग रहा है ये एक ऐसा माउंटेन है जो कि बादलों को छू चुका है और मैं इस माउंटेन को कभी पार नहीं कर सकता। और वो अपने आसपास क्यूआई गैदर करते हुए सोचता है, मेरा जितना भी एफर्ट था और मैंने जितना टाइम ट्रेनिंग में बिताया था, और वो चिल्लाते हुए कहता है, उन सब का क्या हुआ? फिर वो बहुत स्पीड में जिंग गिमरियोंग पे अटैक करता है और जिंग गिमरियोंग उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है। बेकचुन बहुत गुस्से में उस पर अटैक करता ही रहता है। जिंग गिमरियोंग उसके अटैक को बिना किसी एफर्ट के डॉज कर रहा होता है। फिर बेकचुन गुस्से में बहुत स्पीड से फाइनल अटैक जिंग गिमरियोंग पे करता है और जिंग गिमरियोंग भी साथ में अटैक करता है।
इस पूरे फाइट में जिंग गिमरियोंग ने पहली बार अटैक किया रहता है। हम देखते हैं बेकचुन को जिंग गिमरियोंग का अटैक लग गया होता है और वो ग्राउंड पे बैठ जाता है। फिर जिंग गिमरियोंग पीछे से उसके पास आता है और हंसते हुए बोलता है, सच में तुमने आज मुझे बहुत ही फन प्रोवाइड किया। ये सुन के बेकचुन गुस्सा हो जाता है और वो कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी जिंग गिमरियोंग बहुत स्पीड से उसके नेक पे अटैक कर देता है। उसके इस अटैक से बेकचुन ग्राउंड पे लेट जाता है। फिर जिंग गिमरियोंग उसके फीट पर पैर रखते हुए बोलता है, बेवकूफ, चाहे तुम कितना भी माउंट हुआसेट का मार्शल आर्ट सीख लो, लेकिन फिर भी तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये एमसी भी सुन रहा होता है। हम देख सकते हैं एमसी बहुत गुस्से में होता है। फिर जिंग गिमरियोंग अटैक करने के लिए स्वॉर्ड को ऊपर उठाते हुए बोलता है, तुम अपनी बॉडी को थोड़ा ढीला कर लो। सच में भाई, तुमने जो कल बोला था ना, वो सारी स्टूपिड बातें थी। फिर जिंग गिमरियोंग बेकचुन पे अटैक कर देता है। उसके अटैक से बेकचुन ग्राउंड पे रोल करते हुए बहुत दूर गिरता है। फिर बेकचुन सोचता है, मुझे लगा हम दोनों के बीच में गैप स्मॉल होगा, और वो ग्राउंड पे लेटे हुए काउंटर अटैक करने का सोचता है। और फिर वो अपने तलवार को उठाते हुए खड़ा होता है कि तभी बहुत स्पीड में जिंग गिमरियोंग उसके पास आके उस पर बहुत सारे अटैक कर देता है। उसके एक भी अटैक को बेकचुन डॉज नहीं कर पाता है। उसका बॉडी पूरा कांप रहा होता है, लेकिन फिर भी वो जिंग गिमरियोंग पे अटैक करता है। उसके बाद जिंग गिमरियोंग बेकचुन के हवा में होते हुए भी उस पर अटैक करता है, जिससे उसका ब्लड ग्राउंड पे गिरने लगता है। सारे बच्चे ये देखकर शॉक हो जाते हैं। उसके बाद बेकचुन ग्राउंड पे गिर जाता है। फिर जिंग गिमरियोंग कहता है, तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम मुझ पे अटैक करने का सोच रहे हो। फिर बेकचुन हाफते हुए जिंग गिमरियोंग से कहता है, क्यों मैं तुम पे एक भी अटैक नहीं कर पा रहा हूँ। तो जिंग गिमरियोंग कहता है, सच में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्लो है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, माउंट हुआसेट और साउथर्न एज सेट के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तुम अभी देख ही पा रहे हो कि कितना बड़ा गैप है। तुम लोग कभी भी साउथर्न एज सेट के मार्शल आर्ट को अपने सेट के मार्शल आर्ट से कंपेयर करने का सोचना भी मत। चाहे 100 साल बीत जाए या 1000 साल बीत जाए, तुम लोग हमेशा ऐसे ही रहोगे। लेकिन फिर भी तुम अगर मेरे लेवल तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें माउंट हुआसेट छोड़ देना चाहिए। इस जगह पे तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं है। ये बस एक बेकार सा सेट है। अपने सेट के बारे में ऐसा सुन के बेकचुन गुस्से में खड़े होते हुए बोलता है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं माउंट हुआसेट का डिसाइपल हूँ और मैं हमेशा रहूंगा। फिर जिंग गिमरियोंग हंसते हुए बोलता है, हाँ, ये हुई ना मर्दों वाली बात। और वो बहुत स्पीड से अटैक करते हुए बोलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम पे रहम दिखाऊंगा। जिंग गिमरियोंग के अटैक से इस बार बेकचुन जमीन पे गिरकर बेहोश हो जाता है। माउंट हुआसेट के सेकंड क्लास डिसाइपल बेकचुन के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड पे चले जाते हैं। बेकचुन का दोस्त बेकसेंग दौड़ते हुए बेकचुन को उठाने के लिए उसके पास जाता है। बेकचुन का हालत देखकर बेकसेंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जिंग गिमरियोंग से कहता है, क्या तुमने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया? तो जिंग गिमरियोंग कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर बेकसेंग कहता है, ये बस फ्रेंडली फाइट है। तुम्हें अपने ओपोनेंट को इतनी बुरी तरह से हर्ट नहीं करना चाहिए था। तो जिंग गिमरियोंग कहता है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे रुक गया। आगे वो बेकसेंग को कहता है, और तुम सोचो, मेरे पास अगर रियल स्वॉर्ड होता तो इसके साथ क्या होता। इसीलिए तुम इतना मत सोचो। मैंने इस पे बहुत रहम दिखाया है। मुझे क्या पता था ये इतना ज़्यादा वीक है। मैंने सोचा था मेरे कुछ अटैक को ये सह सकता है। चलो ठीक है, फिर भी मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन वो हंसते हुए ये सब बोल रहा होता है। इससे बेकसेंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद वो लोग बेकचुन को ट्रीटमेंट हॉल में ले जाते हैं। बेकसेंग ट्रेनिंग ग्राउंड पे रुकते हुए जिंग गिमरियोंग को बोलता है, मैं इसे अच्छे से याद रखूंगा। फिर जिंग गिमरियोंग जॉन शेहन को बेकसेंग के साथ फाइट करने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड पे बुलाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक मर्चेंट एसोसिएशन का बंदा बोलता है, सच में जिंग गिमरियोंग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। फिर दूसरा बंदा बोलता है, मुझे लगा था बेकचुन ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जिंग गिमरियोंग मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे है। वो सच में मोस्ट टैलेंटेड स्वॉर्डमैन टाइटल के लिए काबिल है। तो दूसरा बंदा कहता है, हाँ सही कहा, इसीलिए तो साउथर्न एक्स सेट वालों को सांजी में एक बेस्ट सेट कहा जाता है, क्योंकि उनके पास इस तरह के डिसाइपल है। फिर तीसरा बंदा बोलता है, वैसे माउंट हुआसेट ने भी थोड़ा सा ग्रोथ दिखाया है, लेकिन ये इतना ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है जितना हम लोग ने इसमें इन्वेस्ट किया है। उनके इन बातों को एल्डर हॉन्ग भी सुन रहे होते हैं। फिर एल्डर हॉन्ग सोचते हैं, ये लोग सच में एक मर्चेंट ही है। यहाँ पे एक बच्चे को कैरी करके ले जाया जा रहा है जो कि बहुत सीरियस कंडीशन में है, फिर भी ये लोग पैसे के बारे में ही सोच रहे हैं। वैसे तो मैं भी एक मर्चेंट हूँ, लेकिन मुझे इस तरह का बिहेवियर पसंद नहीं है।
लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ उस छोटे बच्चे ने क्या सोचकर हम लोगों को यहाँ पे बुलाया है। उसने हम लोगों को इतने कॉन्फिडेंस में बुलाया, मुझे लगा उसके पास कुछ तो स्पेशल होगा हमें दिखाने के लिए। लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो माउंट हुआ सेट का रेप्यूटेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जो कि इस सेट को खत्म करने के लिए काफी होगा। बस मैं चाहता हूँ ये मुझे डिसअपॉइंट ना करे। फिर युनजोंग एमसी से कहता है, सीनियर अभी सही है कि नहीं? तो एमसी कहता है, बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर युनजोंग कहता है, हाँ हो सकता है वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए होंगे। तो एमसी बिना कोई रिएक्शन देते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। एमसी को ऐसा देख युनजोंग गुस्सा हो जाता है और वो एमसी को चिल्लाते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हारा सीनियर के साथ नहीं बनता था, लेकिन वो फिर भी हमारे सेट के सीनियर डिसाइपल है। लेकिन तुम्हें सच में उनके लिए थोड़ा भी चिंता नहीं है? तो एमसी कहता है, शांत हो जाओ सीनियर ब्रदर। लेकिन युनजोंग अभी भी शांत नहीं होता और वो एमसी को चिल्लाकर कहता है, तुम्हें सच में ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। तो एमसी कहता है, मैंने कहा ना शांत हो जाओ। क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सच में जीत जाएंगे? तो युनजोंग बोलता है, मुझे थोड़ा भी होप नहीं था इस कॉन्फ्रेंस को जीतने का, लेकिन मैं सोच रहा था हम थोड़ा अपना प्राइड बचा पाएंगे क्योंकि हमने बहुत हार्डवर्क किया। पीछे जॉन चिहोन और बेक सेंग फाइट कर रहे होते हैं। क्या सच में 10 ग्रेड सेट इतना ज्यादा हाई लेवल के हैं? फिर एमसी कहता है, अगर सब कुछ हार्डवर्क से हो जाता तो आज सब कोई मार्शल मास्टर ही रहते हैं। हार्डवर्क इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने किस तरह से हार्डवर्क किया है। तुम अब से ध्यान से देखना क्योंकि हमारे सेकंड क्लास डिसाइपल हारने वाले हैं। ये सुनकर युनजोंग शॉक हो जाता है और कहता है, क्या सच में सारे सेकंड क्लास के डिसाइपल हारने वाले हैं? तो एमसी कहता है, हाँ सब हारने वाले हैं। एक के जीतने का चांस था, लेकिन लगता है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। एमसी यहाँ पे यू आइजोल के बारे में बता रहा होता है। फिर युनजोंग सोचता है, क्या हम इस इवेंट को टाई भी नहीं कर सकते? और वो एमसी को कहता है, क्या हम सच में बुरी तरह से हारने वाले हैं? तो एमसी कहता है, किसने कहा हम हारने वाले हैं? फिर युनजोंग कहता है, तुमने ही तो कहा अभी। फिर एमसी कहता है, ये सिर्फ सेकंड क्लास डिसाइपल पे अप्लाई होता है। तुम लोग वार्म अप हो जाओ क्योंकि हमें बहुत लाजवाब तरीके से फाइट करना है। कि तभी हम देखते हैं बेक सेंग डिफीट होकर जमीन पे गिरता है। उसके बाद जॉन चिहोन उसके ऊपर पैर रख के बोलता है, इतना जल्दी खत्म हो गया? मुझे तो अभी और भी कुछ करना था। फिर वो एमसी की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है, बस तुम लोग सिर्फ बोलने वाले लोग हो। उसकी ये सारी बातें सुनकर एमसी गुस्से में सोचता है, हाँ देखता हूं तुम कब तक ऐसे हंसते रहोगे। फिर हम देखते हैं एक एक करके सेकंड क्लास के सारे बच्चे हार रहे होते हैं। एक का स्वॉर्ड युनचांग के पैर के पास आकर गिरता है। फिर युनचांग डरते हुए बोलता है, लगातार 9 लॉसेस। उसके बाद वो सेक लीडर को कहता है, सेक लीडर अब हमें इस इवेंट को रोक देना चाहिए। इस तरह से तो पूरे थर्ड क्लास के डिसाइपल मेंटली वीक हो जाएंगे। तो सेक लीडर कहते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम देखते हैं सेक लीडर का भी हालत बहुत खराब रहता है। फिर सेक लीडर कहते हैं, इन सारे मर्चेंट एसोसिएशन लीडर के सामने मैं इसे कैसे करूं? और वो सोचते हैं, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो इससे उन लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं उन्हें सामने से कह रहा हूं कि हम साउथर्न सेट के कंपेयर में कुछ भी नहीं है। क्या सच में मुझे ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि माउंट हुआ सेट पूरी तरह से खत्म हो चुका है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इसीलिए ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपने ऑनर को बचाना है। मैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि माउंट हुआ सेट एक दिन कम बैक करेगा। मैं ऐसा कुछ बोल भी नहीं सकता जिससे माउंट हुआ सेट को मेरी वजह से खत्म होना पड़े। फिर सेक लीडर युनचांग से कहते हैं, हमें कैसे करके भी इसे झेलना होगा। ये सुनकर युनचांग शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं साउथर्न सेट के बच्चे ने फिर से माउंट हुआ सेट के बच्चे को हरा दिया होता है और वो एल्डर सीमा को ग्रीट करता है। एल्डर सीमा मुस्कुरा रहा होता है और वो सोचता है, लगातार 10 जीत, यही तो मैं चाहता था। हमारे एंसेस्टर्स भी यही डिजायर रखते थे और ये मेरे द्वारा फुलफिल किया जा रहा है। फिर मर्चेंट एसोसिएशन का एक बंदा बोलता है, ये तो 1 साइडेड मैच है। और वो हंसते हुए कहता है, मैं तो आराम से कह सकता हूँ इन दोनों में से कौन सेट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। फिर दूसरा बंदा बोलता है, द ग्रेट माउंट हुआ सेट इतनी बुरी तरह से हार रहा है, मैंने सोचा भी नहीं था। उनकी ये सारी बातें सुन के एल्डर सीमा बहुत खुश हो रहा होता है और वो सोचता है, अब तो मर्चेंट एसोसिएशन के लोग भी साउथर्न सेट का साइड ले रहे हैं। अब तो बस एक चीज बचा है, उन्हें जड़ से उखाड़ के फेंक देना जिससे ये दोबारा से राइज करने की कोशिश भी ना करे। उसके बाद पूनम सोचता है, मैं तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ लेकिन मैं यहाँ कुछ कर भी नहीं सकता। और वो चिल्लाते हुए कहता है, अब थर्ड क्लास डिसाइपल का मैच स्टार्ट होगा। फिर युनजोंग एमसी को कहता है, अब हमारी बारी है। और वो सोचता है,
लगातार 10 हार, ये बहुत बुरा है। हम थर्ड क्लास डिसाइपल के पास थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था क्योंकि हम लोगों ने बहुत हार्ड ट्रेनिंग किया था, लेकिन जो हम लोगों ने अभी विटनेस किया है, लगता है इनसे सभी लोगों का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो गया है। फिर यूनजोंग एमसी की तरफ देखता है। एमसी बहुत ज्यादा ही गुस्से में रहता है। यूनजोंग एमसी को शांत करवा रहा होता है। फिर वूनम बोलता है, दोनों साइड के थर्ड क्लास डिसाइपल ग्राउंड पे आए, और वो देखता है सारे बच्चे एमसी को पकड़े हुए होते हैं। सारे बच्चे आपस में बोल रहे होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए इसे जाने मत देना, क्योंकि इसने सबसे लास्ट में सेक्ट में एंटर किया है, इसे सबसे लास्ट में जाना चाहिए। सारे बच्चे एमसी को बोल रहे होते हैं, भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा मत करो। लेकिन एमसी उन लोगों की बात नहीं सुनता है और वो उनके बीच से जंप करता है। उसे हवा में देख मर्चेंट एसोसिएशन के लोग शॉक हो जाते हैं। फिर एमसी ग्राउंड पे लैंड करता है। उसके बाद वूनम एमसी से कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? एमसी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम में से एक, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन होगा, लेकिन एक जल्द से जल्द यहाँ पे आओ, इससे पहले कि मैं तुम सबको यहाँ पे खत्म कर दूं। उसकी ये बात सुनकर एल्डर शिमा भी शॉक हो जाता है और वो सोचता है, इस पागल को क्या हुआ है? फिर जिंगिम रियोंग हंसते हुए कहता है, लास्ट में ये पागल की तरह हरकत करने ही लगा, और वो वू रैंग को ग्राउंड पे जाने के लिए बोलता है। फिर वू रैंग ग्राउंड पे चला जाता है और वो एमसी को कहता है, आज मैं तुम्हारे जैसे एरोगेंट बच्चे का मुंह तोड़ने वाला हूँ। मैं थर्ड क्लास डिसाइपल हूँ साउथर्न एसेट का। कि तभी एमसी अपनी जगह से गायब होके सीधा उसके मुंह पे एक पंच मारता है। सब लोग उसके इस अटैक को देखकर शॉक हो जाते हैं और एमसी कहता है, तुम जैसे कमजोरों की मेरे सामने इस तरह से एक्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? बस तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। एमसी के इस अटैक को देखकर एल्डर सीमा पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो कहता है, ये क्या था? फिर वो सोचता है, ये बच्चा अचानक से गायब हो गया, मैं तो इसे देख भी नहीं पाया। मैं साउथर्न एसेट का एक एल्डर हूँ, फिर भी मैं इसके मूवमेंट को देख नहीं पाया, ये कैसे हो सकता है? उसके बाद वू रैंग जमीन पे गिरता है। एमसी अपना स्वॉर्ड उठाते हुए वू रैंग के पास जाता है और उसे कहता है, खड़े हो जाओ बच्चे, मैंने तो अपना इंटरनल एनर्जी यूज भी नहीं किया, फिर भी तुम इस तरह से एक्ट कर रहे हो। सारे साउथर्न एसेट के बच्चे चिल्लाकर बोल रहे होते हैं, ये किस तरह का मार्शल आर्टिस्ट है जो बातचीत के बीच में ही अटैक कर देता है? इसके पास कोई मैनर नहीं है। फिर एमसी कहता है, जब हम वॉर में रहते हैं तो क्या हमें मैनर पे ध्यान देना चाहिए? क्या तुम फाइटिंग से पहले अपने अपोनेंट से हाथ मिलाते हो और साथ में बैठ के दारू पीते हो? उसके बाद एमसी वू रैंग से कहता है, जल्दी से खड़े हो जाओ, मैं बहुत देर तक वेट नहीं कर सकता तुम्हारे खड़े होने का। फिर वू रैंग खड़ा होता है। वू रैंग को देखकर एमसी पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हम देखते हैं वू रैंग का गाल पूरी तरह से फूल गया रहता है। वू रैंग कांपते हुए बोलता है, हाँ मैं फाइट कर सकता हूँ। कि तभी उसके नाक से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। एमसी ये देख के कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, अगर मैंने कंटिन्यू किया तो ये मरेगा तो नहीं, मेरे बस एक पंच से इसका कुछ ज्यादा ही खून नहीं निकल रहा। फिर एमसी वूनम से पूछता है, क्या हमें पहले इसे ट्रीटमेंट हॉल में ले जाना चाहिए? तो वूनम कहता है, मैं भी पहली बार कुछ ऐसे होते हुए देख रहा हूँ। तो वूनम कुछ बोलने ही वाला रहता है कि तभी वू रैंग अपना कपड़ा फाड़ के अपने नाक में डाल लेता है। उसे ऐसा करते देख एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे लगता है तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो। तुम साउथर्न एसेट से हो, फिर भी मुझे तुम पे प्राउड फील हो रहा है। कि तभी वू रैंग एमसी को डरपोक कमीना बोलता है और वो एमसी पे चिल्ला के कहता है, तुम्हें खुद पे शर्म आना चाहिए जो तुमने किया है। मैं सच में तुम्हारे चितड़े उड़ा दूंगा और कुत्ते को खिला दूंगा। चाहे तुम मुझसे कितना भी माफी मांगो, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें इस तरह से डिस्ट्रॉय करूंगा कि तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं पहचान पाएंगे। फिर एमसी बोलता है, मैंने जो तुम्हें कहा था कि मैं तुमसे प्राउड कर रहा हूं, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। मुझे अभी थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हूं। मैं तुम्हें फील करवाता हूं कि कैसा लगता है जब तुम अपने ओपोनेंट के बराबर के ना हो। ये सुन के वू रैंग गुस्सा हो जाता है कि तभी पीछे से जिंगिम रियोंग बोलता है, शांत हो जाओ, इसकी बातों में मत आओ, अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट मत करो। फिर वू रैंग एमसी को कहता है, लगता है तुम लोगों को गुस्सा दिलाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो। तो एमसी मुंह बना के कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है। फिर वू रैंग फाइटिंग स्टांस में आते हुए बोलता है, मेरे से मर्सी का एक्सपेक्ट मत करना, तुम्हारा स्वॉर्ड मुझे स्क्रैच भी नहीं दे सकता। तो एमसी कहता है, मैंने तो तुम्हें अभी एक हिट किया ना। ये सुन के
वूरेंग गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए एमसी पे अटैक करता। उससे पहले ही एमसी उस पर बहुत स्पीड से अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है और वो बहुत स्पीड में लगातार उस पर अटैक करते ही जाता है और उसे हवा में उड़ा के उसके बम पे एक लात मारता है। इस अटैक से वूरेंग की हालत खराब हो जाती है। फिर वूरेंग जमीन पे अजीब तरीके से गिरा हुआ रहता है। एमसी उसके पास जाके उसके नाक से उसका कपड़ा बाहर निकालता है। उसके नाक से कपड़ा निकालते ही रेनबो की तरह बहुत ज्यादा खून उसके नाक से निकलने लगता है। साउथर्न एसेट के सारे बच्चे इसे देखकर शॉक हो जाते हैं। एमसी मुस्कुराते हुए जिंग जिमरियोंग की तरफ देखकर बोलता है इतने ज्यादा तुम लोग शॉक मत हो। फिर वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो चुका है। आगे क्या होने वाला है वो सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। एंड हाँ दोस्तों, ये हमारा न्यू चैनल है और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसके पिछले सारे एपिसोड हमारे पुराने चैनल यानी योद्धा मांगा पे आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड आगे के सारे एपिसोड हमारे इसी चैनल पे कंटिन्यू होंगे। एंड सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे इस चैनल को अपने फ्रेंड, अपने फैमिली मेंबर सब में शेयर करें। एंड हाँ, वीडियो पे लाइक्स एंड कमेंट्स जरूर करें। अपना ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड वन थिंग मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि उन्हें बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, बैकग्राउंड में म्यूजिक हो या ना हो, प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत लोग ये चाहते हैं कि वीडियो जल्द से जल्द आए और लेंदी आए। आप लोगों को पता है ऐसी वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम चला जाता है क्योंकि मैं इस पे अकेला ही वर्क कर रहा हूँ और इस चैनल से मेरा कोई इनकम सोर्स भी नहीं है, तो आप लोग समझ सकते हैं। एंड इन द लास्ट वही बात, प्लीज सब्सक्राइब कर दे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।